सवेरे सवेरे अपने चेहरे पर मेकअप करके कीर्ति अच्छे से रेडी होकर बैठ जाती है। ये क्या, तू फिर लीपा पोती करके बैठ गई? अरे माँ, अभी अभी मैंने फेस पैक लगाया था और अभी अभी तो रेडी होकर बैठी हूँ। बताओ ना कैसी लग रही हूँ। अरे इतना महंगा फेस पैक लगाती है, मोटे चावल भी तो है रसोई में, बोले लेती तो। वो मुझे कैसे पता होगा मम्मी, अब तो लगा लिया ना। ये रील्स देख देख कर ना जाने रोज तू क्या क्या करती रहती है। कभी चावल भिगो देती है तो कभी दाल, कभी उससे खाना नहीं बना सकती अपने चेहरे पर लगाकर बैठ जाती है। अरे मुल्तानी मिट्टी भी तो आती है, 10 रुपए की इतनी सारी आ जाती है, उसे ही लगा लिया कर। अरे मम्मी, मतलब स्किन केयर भी ना करे क्या कोई? और अभी मैंने पैक लगाकर अपना फेस क्लियर किया है। मुझे कुछ मत बोलो, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, ऐसे ही खराब मत करो। जितना मन लगाकर तू ये सब करती है ना, उतना ही मन लगाकर अगर तूने पढ़ाई की होती तो आज पूरे कॉलेज में टॉप करके बैठी होती। कॉलेज में टॉप करके क्या करना है मम्मी? नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं ना, वो तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएंगी। फिर थोड़ी देर में पड़ोसन विमला आ जाती है। अरे पुष्पा, कहाँ है तू? आंटी जी, मम्मी घर पर ही है, अभी बुलाती हूँ। लीजिए, मम्मी भी आ गई। अरे पुष्पा, तेरी बेटी का चेहरा तो जगमग कर रहा है और बाल भी कितने ज्यादा घने हैं, नजर ना लगे बेटा तुझे। एक मेरी बेटी है, उसको मैं 100 बार कहती हूँ कि चेहरे पर कुछ लगा ले, कुछ कर ले। कॉलेज जाकर पूरा चेहरा काला पड़ गया है, पता नहीं ऐसे में कौन लेकर जाएगा उसे, तो इसे कौन सा कोई ले जाएगा। दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, ना बदन में फुर्ती ना किसी काम में दिलचस्पी। बस सजने सबरने की बात हो तो मैडम रात को 2 बजे उठकर भी तैयार हो जाए। अरे तो पढ़ लिख कर आखिर औरतों को करना ही क्या होता है? तुझे याद भी है तूने कितनी पढ़ाई की थी? शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही संभाल रही है ना। तू तो कीर्ति की पढ़ाई की क्यों फिक्र करती है? इसे तो कोई भी उठा कर ले जाएगा। सुन लिया ना मम्मी, ऐसे ही मैं अपने स्किन केयर पर इतना ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद कीर्ति के घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। कीर्ति बेटा, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया है। इंजीनियर है लड़का। इंजीनियर हो, पायलट हो या रॉकेट उड़ाता हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ऐसे किसी लड़के का रिश्ता है तो ही मुझे दिखाना, वरना मत दिखाना। पुष्पा रोज कीर्ति को किसी न किसी लड़के के रिश्ते का बताती, पर कीर्ति उसकी प्राइवेट जॉब को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देती। फिर एक बार उसके घर आता है सोमेन का रिश्ता। ये हुई ना बात मम्मी, सरकारी नौकरी है लड़के की, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नाना करते हुए भी कम से कम 80,000 की सैलरी होगी इसकी। ए ग्रेड ऑफिसर है, अब तो अपनी लाइफ सेट है। ऐसे कैसे सेट है? कवारी लड़की के लिए तो बहुत लड़कों के रिश्ते आते रहते हैं। तो क्या बिना घर परिवार देखे और सिर्फ सरकारी नौकरी देखकर ही हाँ कर दे? मेरी किस्मत के आगे अड़चन क्यों बन रही हो मम्मी? सरकारी नौकरी वालों की क्या लाइफ होती है, पता भी है तुम्हें मम्मी? हर 7 साल में ट्रांसफर होगा, कभी इस शहर में रहूंगी तो कभी उस शहर में। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। फ्यूचर की तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अब पापा को देख लो कितनी प्रॉब्लम होती है। जो पैसे सेविंग करके रखे थे उसके इंटरेस्ट से ही हमारा घर चलता है। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। शादी की बात चला दो मम्मा। कीर्ति हाथ धोकर इस रिश्ते के पीछे पड़ जाती है। पुष्पा लड़के वालों से बात चलाती है और उन्हें तो कीर्ति पसंद आनी ही थी। 1 महीने के अंदर कीर्ति की शादी सोमेन से हो जाती है और शुक्ला परिवार की बहू बन की कीर्ति उनके घर आ जाती है। बस 2 दिन की बात है, फिर जहां सोमेन रहते हैं वहां मैं चली जाऊंगी। फिर ना ससुराल में रहने की टेंशन और ना ही सास ससुर की सेवा की टेंशन। खुद में क्या बात कर रही हो कीर्ति? जरा अपनी भाभी से भी बात कर लो। नहीं नहीं भाभी, वो बस इस घर को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। आखिरकार यही तो मेरा ससुराल है, पर क्या कर सकते हैं, इनकी सरकारी नौकरी है ना, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ऐसी कोई बात नहीं है कीर्ति, यहाँ तो प्राइवेट नौकरी वालों को भी अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया कौन से यहाँ रहते थे, शुरू से ही वो बाहर ही रहे हैं। अब जाकर उन्हें अपने शहर में नौकरी मिली तो मैं अपने ससुराल आई। चल अब ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तू अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले, वरना मम्मी जी नाराज हो जाएंगी ना। पर भाभी मुझे तो चाय के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता।
मतलब वो रोके के वक्त का खाना तुमने नहीं बनाया था। चलो कोई बात नहीं, तुम सब्जियां काटो, खाना मैं बना लेती हूँ। और नई बहू की पहली रसोई में उसकी बदले खाना उसकी जेठानी बनाती है। बने बनाए खाने को कीर्ति सभी को परोस देती है। खाना कैसा लगा मम्मी जी? खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तने। मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल जैसा सबको पसंद है वैसा ही स्वाद है खाने का। ऐसे कैसे तूने इतना सही अंदाजा लगा लिया बेटा? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने कीर्ति को बता दिया था कि घर में किसे क्या और कितना पसंद है। बहुत अच्छा किया बड़ी बहू तूने कि कीर्ति को सब कुछ समझा दिया। अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिक्कत कैसे नहीं होगी? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, मैं तो यहाँ बस 2 दिन के लिए ही हूँ ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बीवी हो तुम कीर्ति, इतनी तो दिमाग लगाया करो। मम्मी ये कह रही है कि वो हमारे साथ पटना आएंगी। तो फिर पापा जी? अच्छा, पापा जी को भाभी संभालेगी। हाँ, कुछ दिन तो मैनेज कर ही लेंगे पापा जी मम्मी जी के बिना। इसी बहाने मम्मी जी पटना घूम भी लेंगी। थोड़ी तो अकल लगा ले बेटा, तेरे ससुर जी की कल ही रिटायरमेंट हो गई है, तो वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट के दिन अपने छोटे बेटे के साथ गुजारने वाले हैं। ये सुनते ही कीर्ति की हवाएं उड़ जाती है। कहाँ वो अपने पति के साथ अकेले रहने के सपने देख रही थी, और कहाँ अब उसकी सास उसके साथ शहर में आने वाली थी। हे भगवान, बस यही बाकी था क्या? मेरी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। मम्मी जी सारा दिन मेरे सामने ही रहा करेगी, तो मैं अपनी मर्जी कहीं आ जा भी नहीं पाऊंगी। वही सारा दिन काम करना और सास ससुर और पति सबका खाना बनाना, और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। 2 दिन बाद ही सोमेन को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए दिल्ली छोड़कर कीर्ति को अपने पति के साथ पटना निकलना पड़ता है। पटना पहुंचने के दूसरे ही दिन सुबह 5 बजे सोमेन उसे जगाते हुए कहता है, अरे अब उठ भी जाओ कीर्ति, और कितनी देर सोगी? ज्यादा सोना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। क्या वॉक पर? मतलब अच्छा वॉक पर? हाँ मैं वॉक छत पर कर लूंगी। पापा मम्मी को अकेली छोड़कर ऐसे वॉक पर जाना ठीक नहीं लगता ना। मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्हें तो हमेशा से ही 4 बजे उठकर जॉगिंग करने की आदत है। पापा मम्मी बाहर रेडी बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फटाफट बाहर आ जाओ। कीर्ति को ना चाहते हुए भी सोमेनन के साथ वॉक पर निकलना पड़ता है। 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर की वॉकिंग के बाद कीर्ति पूरी तरह थक चुकी थी, और जैसे ही वो घर लौटकर आती है, जा बहू अपने पापा जी के लिए उबले हुए चने और खीरा ककड़ी काट कर लिया, और ऊपर से चाट मसाला डालना मत भूलना। और आप चाय नहीं पेंगे? बस तेरे पापा जी भी आते ही होंगे। क्या? बहू एक काम करो, साथ में चाय भी चढ़ा लेना। मैं भी नहाने जा रहा हूँ, 8 बजे आज रिपोर्ट करना है मुझे। मेरे लिए पराठे बना देना कीर्ति, और साथ में आलू प्याज की सब्जी। शादी में वैसे भी इतना तेल मसाला खाकर मेरा तो डाइजेशन ही गड़बड़ा गया है। इतना सब सुनकर तो कीर्ति के होश ही उड़ गए थे। अपनी सास के लिए चाय और ससुर के लिए सलाद तैयार करने के बाद कीर्ति सबसे पहले अपनी जेठानी को कॉल लगाती है। प्रिया अपनी देवरानी की प्रॉब्लम सुनते ही कहती है, अच्छा रुक, तू घबरा मत, मैं एक एक करके सब बताती जाऊंगी, तू फटाफट हाथ चलाकर तुरंत बना लेना। ठीक है भाभी। कीर्ति फौरन सोमेनन के लिए टिफिन रेडी करती है, जिसे लेकर सोमेन ऑफिस निकल जाता है। ये तो सब उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा कितना कुछ है। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। आज मम्मी जी से नौकर रखने की बात कर लूंगी। इसी तरह दिन भर अकेले काम करती रही तो मैं तो बिस्तर पकड़ लूंगी। कुछ देर बाद कीर्ति सारा काम खत्म कर देती है और फिर अपनी सास के पास जाती ही है कि तभी उनकी पड़ोसन सीमा वहाँ आ जाती है। अच्छा तो आप लोग हैं सोमेन के परिवार वाले। मानना पड़ेगा दीदी, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। ना ही किसी से बेकार का मतलब रखता है, ना ही कोई झंझट में पड़ता है, बस अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखता है। पर तब तो वो अकेले थे ना आंटी जी, और अब तो पूरे घर का काम है जो कि मुझ पर आ गया है। काम से याद आया मम्मी जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम झाड़ू पोछा और कपड़े के लिए कोई काम वाली रख ले। काम वाली? ये क्या बोल रही हो बहू तुम? हमारे इलाके में तो किसी के घर काम वाली मिलेगी ही नहीं। ऊपर से तुम लोग हो ही कितने, उंगलियों पर गिन लो इतने कम लोग। मेरे घर पर तो ना 25 लोग हैं और 2 बहुएं हैं।
और वो दोनों 25 लोगों का खाना भी बना लेती है और सारा काम भी अकेले ही कर लेती है। अरे वक्त ही कितना लगता है। बिल्कुल सही कहा सीमा जी आपने। हमारे दिल्ली में तो हर तीसरे के घर पर एक काम वाली होती थी। यहाँ का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। और बन होशियार कीर्ति, तुझे करना था ना कंट्री ट्रैवल, हो गया ट्रांसफर, आ गई नई जगह। कहाँ फंस गई कीर्ति तू अब कीर्ति का सारा वक्त घर के कामकाज में ही चला जाता। कीर्ति हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती और सारी बात फोन पर अपनी जेठानी को बताती। क्या पेंशन भाभी, क्या पेंशन, मुझे तो लगता ही नहीं उनके पेंशन आने तक मैं बचूं ही नहीं। इतना भी मत पीसो इंसान को कि इंसान बचे ही ना ऐसे। कोई बात नहीं कीर्ति, तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही है, सबका यही हाल है। अच्छा भाभी, सोमेन आ गए भाभी, मैं फोन रखती हूँ। सोमेन सरकारी नौकरी में था, इसलिए 5 से 6 बजते बजते अपने घर वापस लौट आता था। अरे कीर्ति, ये बताओ कि ये कैसी सफाई हो रही है? सोफे के नीचे देखो तो कितनी गंदगी है। इतना पैसा लगाकर इसलिए सोफा लेकर आया था क्या मैं? सोफा कवर देखो, ये पिछले हफ्ते जो पापा जी से चाय गिरी थी उसके दाग भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। करती क्या हो तुम दिन भर? जब से आया हूँ फोन ही चला रही हो। मैं घर पर आराम नहीं करती, बहुत सारे काम होते हैं घर पर। दिन भर के काम करके अब तो बैठी हूँ मैं। आपका क्या है, जॉब से जल्दी आ जाते, फिर आपको हर चीज में उंगली करनी है। ये किस तरीके से बात कर रही है तू अपने पति से? इसलिए लाए थे क्या हम तुझे? मतलब ये अच्छा है, पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला और तुम काम भी नहीं करोगी। मैं आज ही समधी जी से बात करती हूँ। ये कौन सी बात हुई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, ले आया है सुंदर लड़की, तो क्या मूर्ति बनाकर रखेगा? लड़की कमा नहीं रही है तो कम से कम घर के काम तो करे। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप पापा से कुछ मत कहिए। वैसे भी सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने की जिद तो मेरी ही थी, इसमें उनकी क्या गलती? कीर्ति इस बात को अब समझ चुकी थी कि लड़के की सरकारी नौकरी होने से कुछ नहीं होता, उसका आपके साथ व्यवहार और संबंध कैसा है यही ज्यादा मैटर रखता है। अपना दुखड़ा रोने के लिए कीर्ति अपनी माँ को फोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। सरकारी नौकरी वाले पति से शादी करके कीर्ति तो परेशान थी ही, पर वहाँ प्राइवेट नौकरी वाले करण के साथ शादी करने के बाद भी प्रिया के हालात कोई अच्छे नहीं थे। रात का 1 बज रहा है, अभी तक ये घर नहीं आए। उनके इंतजार में मैं भी तब से भूखी बैठी हूँ। किया तो था यार प्रवीण, पर सर को शांति कहाँ। देखा नहीं कैसे मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने। उन्हें तो चापलूस लोग ही पसंद है, आपने से चापलूस नहीं हो सकती ना, इसीलिए तो झेलना पड़ता है। कारण खाना लगा दूं क्या? अरे दिख नहीं रहा क्या प्रिया, काम कर रहा हूँ। मैं काम नहीं करूँगा तो कहाँ से पैसे आएंगे? कैसे करोगी अपनी यह शौक पूरे? ये सब फ्री में चलता है क्या? नहीं खाना मुझे खाना, मैंने कैंटीन में खा लिया। ये कहकर करण पीसी पर अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर अगली सुबह 2 मिनट बैठ भी जाए, एक ही घर में रहते हैं हम, फिर भी 3 दिनों से हमारी बात नहीं हुई। क्या बात करूं प्रिया, ये बॉस जान खाता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं होता है कि मैं भी घर पर बैठकर आराम करूं। अरे तुम देखती हो ना कितना प्रेशर है मेरे पर। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी कि कोई टेंशन ना रहे, प्राइवेट नौकरी है, बॉस ने जब चाहा निकाल दिया, फिर महीने महीने भटकते रहो नौकरी के लिए। ये कहकर करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। पहले इनकी नौकरी के चक्कर में बाहर थी, अब ससुराल आए तो सास ससुर नहीं है, दिन भर अकेले बैठे रहो। अब अकेले नाश्ता क्या ही खाऊंगी, ब्रेड खा लेती हूँ। खुद में प्रिया ये बातें कर रही थी कि तभी उसकी प्यारी देवरानी का फोन आता है। इस बार रोते हुए देवरानी जेठानी को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि किस तरह उसका सपना था एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने का और कैसे सब बिखर गया। तब प्रिया कहती है, बहुत बड़ी गलती की तूने कीर्ति, बहुत बड़ी गलती। मेरी तो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, पर तू तो पढ़ी लिखी थी, तुझे तो मौका दिया गया था लड़का चुनने का। ये कौन सी बात हुई कि जिस लड़के की सरकारी नौकरी है उस लड़के से शादी करूंगी। कर ली शादी, देख लिया सुख सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी ही संपूर्ण होने का प्रूफ होता, तो फिर तो दूसरे जॉब में नौकरी करने वाले लड़कों की कभी शादी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, उससे अच्छा तो मैं किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले लड़के से शादी कर लेती।
इस तरह अपना कानून तो मुझ पर नहीं चलाता, दिन भर मैं काम में बिजी रहती हूँ। ये 5 बजे आ जाते हैं और मेरे सर पर नाचने लगते हैं। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं भेजा गया। मुझे पता नहीं कैसा ऑर्थोडॉक्स आदमी है। हर समय इतना नेगेटिव मत बना करो। देखो मेरी शादी हुई है प्राइवेट जॉब वाले से। पूछो मुझसे क्या एंजॉयमेंट होती है शादी के बाद, जब एक ही कमरे में रहने के बाद आप अपने पति से बात ही ना कर पाए। हनीमून पर तो मैं भी नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी तुम्हारे भैया को। हमारे फेरे के वक्त भी ये फोन पर बात कर रहे थे। कुछ सही नहीं चलता हमारे बीच। तुम वहाँ खाना बनाना नहीं चाहती और यहाँ मैं खाना बनाना चाहती हूँ तो खाने वाला कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारा पति समय से पहले आ जाता है, पर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो घर की सफाई कितनी है ये चेक करता है, और यहाँ मैं घर साफ करती हूँ तो घर साफ है या गंदा, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि घर पर कोई होता ही नहीं है। ये नौकरी वगैरह से ना कुछ नहीं होता। नौकरी पैसे देखकर तो शादी कभी नहीं करनी चाहिए। शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करो जो तुम्हें खुश रखे और बहुत प्यार करे। कम पैसे में भी जिंदगी चलती है पर कम प्यार से नहीं चल सकती। और भाभी इस बात का बहुत अफसोस होता है कि अपने माँ बाप की ना सुनकर मैंने लड़के के बारे में जांच पड़ताल तक नहीं की। अगर जांच पड़ताल हुई होती तो पता चलता कि सोमेन कैसा लड़का है, पर मैंने तो सब कुछ छोड़कर बस सरकारी नौकरी वाले लड़के की तलाश में खुद की खूबसूरती पर ही ध्यान देना चाहा, जिसके कारण ना खुद काबिल बन सकी और न ही लड़का मनपसंद का मिल पाया। अब क्या करे भाभी? क्या करे, जो मिला है उसी के साथ रहो। आप कर भी क्या सकते हैं।